हेलो स्टूडेंट, तो कैसा हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 तक का जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है उसका सॉल्यूशंस भी जो है मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको जो है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जो है जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। और नाउडेज अब जो है हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर, एंड दूसरा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखो, हालांकि ये दोनों जो टॉपिक है हमारा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का, तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं। तो दशमलव के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या एकदम से ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, और अगर कोई संख्या दशमलव के बाद चलता रहता है यानी कि अनंत तक, बट उसमें जो है संख्याएँ रिपीट होती रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं अशांत, और उसके बाद आवर्त जो है हम लगा देते हैं। ठीक है। यानी कि अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है। और शांत दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं तो परिमेय संख्या बोलते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट मैंने तीसरा आपको बताया था जो कि अपरिमेय संख्या था। तो उसमें जो है मैंने आपको कहा था कि दशमलव के बाद संख्याएं तो जाती है अनंत तक, बट उसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ये जो बेसिकली मैंने वहाँ पे आपको बताया था वो डेसिमल में था, और हालांकि देखो बेसिक जो है हमारा वही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, लेकिन डेफिनेशन वाइज। ठीक है। जो कि अक्सर हम यूज करते भी हैं। तो अब ध्यान से सुनो कि मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या है। तो आपने जो है 9th क्लास में जो है पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि इसका जो है डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ था कि Q के जगह पे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि देखो नीचे में जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और P तथा Q क्या था, तो P तथा Q जो हमारा था वो पूर्णांक था। क्या था, पूर्णांक। तो यानी कि P तथा Q बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। 11th में आप पढ़ोगे। ठीक है जी। बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है कि ये जो है कहाँ का रहने वाला है। जैसे आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर देता है कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि P तथा Q जो है बिलोंग कर रहा है Z, और Z का मतलब क्या, तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है। तो P और Q जो होता है बेसिकली ऊपर में एंड नीचे में, तो वो हमेशा जो है पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारा डेफिनेशन है परिमेय संख्या का, जो आपने जो है 9th क्लास में भी जो है पढ़ा होगा। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P तथा Q जो है हमारा क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। ठीक है। तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। ओके जी। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अच्छा अपरिमेय संख्या का क्या डेफिनेशन है। ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन जो है परिमेय संख्या का आप इस तरीके से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, तो ध्यान से सुनो कि वैसी दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के बाद जो है एकदम से शांत मतलब खत्म हो जाए, तो बेसिकली शांत हुआ ना, एंड दशमलव के बाद खत्म नहीं हो बट उसमें कुछ संख्याएं रिपीट हो, तो उसको भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों, तो क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था वो तो बेसिक वाला था ना। ठीक है जी। तो उसको भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। तो इसको तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दशमलव के बाद जाएगा बेसिकली अनंत तक, एंड इसमें जो कोई संख्या रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये जो मैं अभी दशमलव वाले में जो है बात कर रहा हूँ, तो आप जो प्लीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर देखो रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का। तो उसमें जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो सिखाया गया है, बेसिकली नंबर्स के बारे में। तो यहाँ से जो है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ, दशमलव के बाद जो है ख़त्म हो जाता है नहीं होता, ठीक है, तो ये सब आपको जो समझ में आने लगेगी।
तो अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद जाएगा अनंत तक, बट कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा जो डेफिनेशन है आपने जो है पढ़ा भी होगा कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बहुत सारे तरीका है, बट हमें जो है सबको समझ करके रखना है। क्योंकि देखो, एक यहाँ पे हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए थे, मुझे याद है मैंने जो है कमेंट रीड किया था, कोई स्टूडेंट या शायद कोई हो जो भी हो, उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये इससे जो है आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो। तो मैंने जब उस कमेंट्स को पढ़ा तब मुझे जो है अंदर से काफ़ी बढ़िया फील हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो हम पढ़ा रहे हैं तो हालांकि मुझे तो पता है ही कि इस चीज़ को स्टूडेंट्स जो है ले करके कहाँ तक जो है जा सकता है, ठीक है। मैंने खुद क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th के बोर्ड में मैंने जो है मैथ्स में 100 में से 100 अचीव किया है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली सही, आप जो है अगर इस कोर्स को यानी कि इस तरीके से जो मैं सिलेबस आपको करा रहा हूँ, तो अगर आप बेसिकली पार्ट वाइज पार्ट अगर वीडियोज देखते हैं तो आप जो है कुछ अच्छा कर जाओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। और जो मैं आपको कह रहा हूँ वो जो है आप बेसिकली शुरू से लास्ट तक करते रहो तो आपको जो है लास्ट तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो अच्छा लगता है जब कोई कमेंट जो है आता है अच्छा वाला रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा था यही कि ये जो पढ़ा रहे हैं बेसिकली ये टॉपर बनाने लायक है, तो अच्छा लगा इस तरीके से कमेंट पढ़ करके, ठीक है। तो उनको जो है सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू जी ऐसा कमेंट करने के लिए। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स अब आ जाओ अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया कि इसको भी जो है 2-3 तरीके से बोल सकते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, या फिर दशमलव के बाद जो है जाता है अनंत तक और उसके बाद इसमें जो कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। ओके, अब देखना कि जो मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब मुझे बताओ कि अब जो मुझे क्लास 10th में पढ़ना है तो क्या यही सब डेफिनेशन वगैरह पढ़ना है? तो नहीं, इससे कुछ हट के करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन वगैरह कि ये जो है डेफिनेशन आपका क्लास 9th का है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 तथा P तथा Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो ये तो 9th वाला चीज़ें हैं, ठीक है। 10th वाला जो थोड़ा सा था मैंने दशमलव में आपको बेसिक से बताया। अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 9th में आप पढ़ते थे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं 10th क्लास में, ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर को। तो अब जो है अब आप ध्यान से सुनो, अभी परिमेय संख्या का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है वही लिखना है, कुछ हट के नहीं लिखना है, उसको लिखो, कोई गलत नहीं करेगा। बट अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या का मानक रूप, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है जी। तो इसको जो है आप समझो, क्योंकि जब आप इसको नहीं समझोगे तो एक जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है सिद्ध करो कि √3 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जो है आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं बिना इसको समझे हुए, ठीक है। तो इसीलिए आप जो इसको समझो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो √3 अपरिमेय संख्या है तो इसको अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, और बेसिकली ये देखो 5 बार में 3 बार जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करता है, हर एक स्टूडेंट को मैं देखता हूँ 70% स्टूडेंट को मैं ऐसा ही फील करता हूँ कि वो क्या करता है कि इसका जो सॉल्यूशन है उसको रट्टा मार लेता है, यानी कि याद कर लेता है और जाकर के एग्जाम में लिख देता है और मार्क्स वगैरह उठा लेता है, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीख रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली इसमें रटने का कुछ है ही नहीं, ये बेसिकली मैथ है ना। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इसमें जो हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है जी। तो देखना मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि परिमेय संख्या का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है जी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 20/4। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे P के जगह पे 20 है एंड
Q के जगह पे कितना है 4 है, और P तथा Q पूर्णांक भी है एंड Q के जगह पे 0 भी नहीं है, इसीलिए 20/4 जो है हमारा क्या है तो परिमेय संख्या है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 25/6 तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये अभी क्या है परिमेय संख्या है, बट मुझे क्या पढ़ना है परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि मानक रूप। तो ध्यान से सुनो, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या तो आपको पता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट इसमें थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा आगे लेवल का सोचो, ठीक है, तब मजा आएगा। जैसे मान करके चलो कि ये 20/4 है, कितना है 20/4, तो क्या 20/4 को आप 20/4 ही रहने दोगे? नहीं, आपको बचपन से सिखाया गया है कि जो भी चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल आउट होती है उसको कर दो। ठीक है जी। तो बेसिकली जब आप इसको कैंसिल वगैरह कर दोगे तो ऊपर में आएगा कितना 5 एंड नीचे में आएगा 1। ठीक है। और भी कोई संख्या ले लो, जैसे मान करके चलो लेते हैं 24/12, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, 12 दूनी 24 यानी कि ऊपर में बनेगा 2 एंड नीचे में बनेगा 1। और भी लेते हैं जैसे कि 15/6 यानी कि कितना हो जाएगा 5 तिया 15 एंड 2 तिया 6। ठीक है जी। तो ऊपर में 5 और नीचे में 2। तो इस तरीके से देखो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या एंड ये परिमेय संख्या। बट हमने जो थोड़ा सा हाई लेवल का सोचा कि अच्छा चलो परिमेय संख्या तो है ही, बट बेसिकली उसमें जो कॉमन होगा तो उसको तो हम काट ही सकते हैं ना। ठीक है जी। तो बेसिकली अब सोचो कि जो कॉमन लेने के बाद जो फाइनली निकल करके आता है ये 5/1, 2/1, 5/2। तो आप कोई सा भी जो है संख्या उठा लो परिमेय वाला, तो उसमें बेसिकली जो कॉमन हुआ होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये तो हम बचपन से करते आए हैं। ठीक है। तो जब हम कैंसिल कर दे रहे होंगे तो आपको नहीं लगता है कि जब इसमें कोई संख्या कॉमन ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का HCF 1 नहीं हो जाएगा? ध्यान से सुनो, जब कोई संख्या कॉमन नहीं रहेगा एक के अलावे, एक तो खैर कॉमन हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, एक तो हमेशा कॉमन होगा, तो एक के अलावे बेसिकली कोई संख्या कॉमन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन था उसको आपने कैंसिल पहले ही कर दिया। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 4 बेसिकली ऊपर नीचे दोनों था, 20 में 4 है ना और 4 नीचे भी है, तो 4 को जो आपने क्या ही करा कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आ जाओ 24/12, तो ऊपर में भी 12 है, ऊपर में लिख सकते हैं 12 गुने 2 और नीचे में 12 गुने 1। ठीक है जी। या तो आप 12 ही रहने दो, तो 12 से 12 जो है आपने कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, जो भी कॉमन जो है नंबर्स था उसको जो आपने क्या ही करा कैंसिल कर दिया। तो फाइनली जो नंबर मिल रहा है आपको, क्या उसमें कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा? तो नहीं रहेगा। हाँ, कॉमन एलिमेंट रहेगा, वो रहेगा 1। तो 1 तो हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जब 1 कॉमन है तो दोनों संख्या में बेसिकली कॉमन 1 ही रहेगा। तो जिन संख्याओं में कॉमन 1 है तो इसका मतलब है कि उसका मासा भी 1 है। और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो उसको हम कैसी संख्या बोलते हैं? तो सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अब आप याद रखना कि यानी जो भी हमारा परिमेय संख्या होगा उसमें कॉमन एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा वो कैसी संख्या होगी? तो सह अभाज्य होगा। कौन सी संख्या होगी? सहअभाज्य, यानी कि बेसिकली उसका जो मासा होगा वो क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कट करने के बाद सहअभाज्य मिलता है, बेसिकली अब P और Q नहीं बोलना है। मतलब कि P और Q हम बोलते थे ना कि पूर्णांक होता है, तो अब हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो सहअभाज्य बोलेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है जी। ओके। तो इस चीज़ को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी जो है आप लिख लेना, परिमेय संख्या का मानक रूप। तो इतना तो आप लिखोगे ही। ठीक है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, पूरा वो जो बातें हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखना यहाँ पे जो है आप क्या ही लिखोगे कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, हिंदी में लिखना नहीं, अगर लिखने हो तो सुन सुन के लिखो। वैसी संख्या जिसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ एंड Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 तथा P तथा Q, P तथा सॉरी यहाँ पे और कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, और P तथा Q अब की बार क्या होना चाहिए? तो सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब क्या है? कि जिसका मासा कितना हो? 1 हो। ठीक है जी। तो ये जो है आपको पता चला
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 20/4 परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या तो है, बट ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, तो इसमें जो भी कॉमन है उसको कट कर दो, तो ऊपर में आ जाएगा 5, नीचे में 1, ठीक है। तो ये 5/1 ये भी वो भी ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, बट ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया है। इसको जो है आप लिख लेना नोट में कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या है, तो सह अभाज्य है, ठीक है। ओके जी। नाउ इस संख्या को सिद्ध करने के लिए कि √3 अपरिमेय है, तो इसके लिए हमको जो है अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, यानी कि एक जो है थ्योरम है, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय, बट इसको सिद्ध करना है। तो अभी हम जस्ट बात करेंगे। पहले जो है मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो कि अगर मान करके चलो कि कोई हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। और दूसरी बात कि अभाज्य संख्या तो मैंने आपको वो कह दिया, और दूसरा क्या है, कोई धन कि अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, देखते रहो ध्यान से। अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या, जैसे सपोज करो कि 2, ठीक है, या तो चलो 3 ले लेते हैं, 3, तो 3 अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है जी। तो फिर ध्यान से सुनो, हमारे पास एक अभाज्य संख्या, और अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है और इस अभाज्य संख्या से वो जो धनात्मक पूर्णांक है तो उसके स्क्वायर में अगर भाग लगता है, तो मान करके चलो कि धनात्मक पूर्णांक मैंने लिया 9, कितना लिया, 9 धनात्मक पूर्णांक के रूप में जो है मैंने कितना लिया, 9। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई अभाज्य संख्या से किसी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर यानी कि वर्ग में भाग लगता है, तो बेसिकली इसका जो है आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो अगर कोई अभाज्य संख्या से धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भाग लगे, तो चेक करो कि 3 से 81 में भाग लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। कितना बार में लगेगा, तो 27 या 81, 27 बार में लगेगा। तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर कोई अभाज्य संख्या से धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भाग लगता है तो डेफिनेटली उस संख्या में भी भाग लगेगा। चेक कर लो, 3 से 9 में नहीं भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना बार में, 3 बार में। और ऐसा हर एक संख्या के लिए सही है, कुछ भी आप सोच लो। जैसे अगर मैं अभाज्य संख्या ले लूँ कितना, 2, ठीक है, और ध्यान से देखते रहो कि 4 में देखो कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो 2 से 16 में भाग लग रहा है ना, तो 16 जिसका वर्ग है किसका, 4 का, तो 2 से 4 में भी भाग लगेगा। चेक कर लो, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर कोई अभाज्य संख्या से धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भाग लगता है तो डेफिनेटली उस अभाज्य संख्या से उस धनात्मक पूर्णांक में भी भाग लगेगा, ठीक है जी। तो यही हमारा स्टेटमेंट है, मतलब यही जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अगर आपको क्लियर है तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम जो है कर सकते हैं एक बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन जो कि हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकांश बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चाहे तो आप किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ठीक है, करते हैं उस क्वेश्चन को कि सिद्ध करना है कि √3 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, हम किसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। इसको जो है हमें क्या ही करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं जो है आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा कि इसको जो है आप सिद्ध करो कि ये हमारा पेन है, तो आप क्या करोगे। अब देखो एक चीज़, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें एक्चुअल में है उसी चीज़ को साबित करने के लिए कहता है। अगर मैं आपको कह दूँ कि आप जो है इसको
प्रूव करो कि ये जो है हमारा चॉकलेट है, तो चॉकलेट तो कह ही नहीं सकते। मतलब मैं बुड़बक थोड़ी हूँ, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि आपसे जो है ये पेन के नाम पे आपको जो है प्रूव करने के लिए बोल दूंगा कि इसको जो है प्रूव करो ये चॉकलेट है। तो बेसिकली जब ये चॉकलेट है ही नहीं तो हम इसको क्यों बोलेंगे प्रूव करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रूव जो है उसी को किया जाता है जो एक्चुअल में है। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है आपको प्रूव करने के लिए √3 अपरिमेय है, तो इसका मतलब कि √3 एक्चुअल में अपरिमेय है, तभी तो बोल रहा है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसको करते कैसे है तो थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग भी है। अगर कोई चीज़ आपके सामने ला दिया जाए और बोले, जैसे देखो ये पेन है, तो एक्चुअल में तो ये पेन ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पेन है तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ये तो पेन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये पेन है तो आप जो इसको प्रूव करो, ठीक है, और एक्चुअल में तो ये पेन है, तो अब मैं आपको कह रहा हूँ प्रूव करने के लिए, तो तब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए जो है आप मान लेना कि चलो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पेन नहीं है, ये कोई दूसरा कुछ है। ठीक है, तो दूसरा कुछ क्या है, तो चॉकलेट वगैरह कुछ भी एज्यूम कर लो, मान लेते हैं कि चलो ये चॉकलेट है। ठीक है जी, और आप क्या बोलोगे कि इसको जो हम खा करके देख रहे हैं तो मीठा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये चॉकलेट नहीं है। या फिर ऐसे देखो, मैंने कहा था कि प्रूव करो कि ये क्या है, पेन है, तो पेन के पर्पस में आप क्या बोलोगे कि देखो इस पेन से जो है हमने लिखना स्टार्ट किया तो इसीलिए जो है लिखा गया, इसीलिए ये पेन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ें है एक्चुअल में और उसको जब प्रूव करने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है कंट्राडिक्शन मेथड, मतलब कभी कभी हम विरोधाभास का भी जो है प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अब इस √3 को हम कैसे सिद्ध करें कि ये जो है हमारा क्या है, √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास से हम मान लेते हैं कि √3 अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है, और इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा दूर जाकर के कुछ उल्टा सीधा दिखा देंगे, तो जिससे जो है हमें जो है और आपको भी पता चलेगा कि नहीं, इसको परिमेय नहीं होना चाहिए बल्कि इसको क्या रहना चाहिए, अपरिमेय ही रहना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके का जो है हम मतलब इस तरीके से जो है इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मान लेते हैं कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखना इसका सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूँगा। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो क्या है परिमेय संख्या वाला कंडीशन कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दो। अगर ये परिमेय है तो ये जो है इक्वल होना चाहिए P/Q के रूप का। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे बताओ कि P तथा Q क्या है, तो यहाँ पे तो फिलहाल पूर्णांक है। ठीक है जी, लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, अब हम इसको परिमेय रहने नहीं देंगे बल्कि जो परिमेय हमारा है P/Q के रूप का, इसमें जो भी कॉमन होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली जो कैंसिल करने के बाद जो मिलेगा तो वो तो P/Q नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाए, जो 16/4 था तो मैंने कहा ये परिमेय है बट ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है परिमेय संख्या का। तो इसमें जो आप चीज़ें कैंसिल करो तो ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा 1, तो कितना मिला 4 और 1। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि पहले था 16/4 यानी P के जगह पे कितना था 16, Q के जगह पे कितना था 4। तो क्या P और Q वही संख्या मिल रहा है? नहीं, कुछ दूसरा कुछ मिल रहा है। तो दूसरा कुछ मिल रहा है तो उसको दूसरा नाम दे दो ना। तो जो P और Q में कॉमन है वो P और Q थोड़ी मिलेगा, कोई दूसरा संख्या मिलेगा। तो दूसरा संख्या को हम नाम दे देते हैं क्या, तो M और N। क्या नाम दे देते हैं? M और N। बट M एंड N क्या होगा, तो सह अभाज्य होगा, क्योंकि इसमें जो भी कॉमन था उसको हमने कट कर दिया है। अब जो कॉमन है वो बेसिकली 1 ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब 1 कॉमन होता है तो उसी को तो हम कहते हैं सह अभाज्य। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि जहाँ M तथा N क्या है, सह अभाज्य है। जहाँ M तथा N, वन सेकेंड, M तथा N सह अभाज्य है। और आपने जो है कह दिया है कि M तथा N क्या है, सह अभाज्य है, मतलब कि इसमें एक के अलावे कोई संख्या कॉमन नहीं है। इस बात का जो है आप याद रखना, मैं दोबारा से पूछूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब के इतना तो जो है हमने कर ही दिया है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या दिख रहा है रूट में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं ना।
तो स्क्वायर करते हैं, देखना ध्यान से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है जी। तो दोनों तरफ जो है आप स्क्वायर कर लो, तो इधर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर एंड इधर m/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर जो है √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है। किसी को अगर ये भी नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है। इधर कितना हो जाएगा, m²/n², ठीक है। नाउ इसको जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, m² = 3 × n², ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से जो मैंने आपको स्टेटमेंट सिखाया था उसका इस्तेमाल करेंगे, देखो। और एक चीज़ यहाँ से मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं किसी संख्या को, जैसे मान करके चलो सपोज दैट 15 ही है, तो अगर मैं 15 को लिख रहा हूँ 3 × 5, कितना, 3 × 5, तो क्या आप इससे कुछ लॉजिक निकाल रहे हो? देखना, निकालना तो चाहिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 15 का जो गुणनखंड है 3 और 5 है। दूसरी बात कि इतना करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी नंबर को हम लिख रहे हैं समथिंग इंटू समथिंग, तो ध्यान से देखो, 3 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 5 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी कि अगर किसी संख्या को सोचो कि अगर हम लिख रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो बेसिकली उनमें से हर एक संख्या से उस संख्या में भाग लगेगा, ठीक है जी। तो ध्यान से आ जाओ यहाँ पे, मान करके चलो कि m² कोई तो संख्या है, क्योंकि m क्या है, तो m हमारा देखो क्या है, m तथा n सह अभाज्य तो है, तो बेसिकली संख्या ही ना। तो इस संख्या को जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ओवरऑल वो भी एक संख्या मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक संख्या, एंड इस संख्या को देखो हमने जो है 2 संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा है, समथिंग इंटू समथिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखना ध्यान से कि ये जो संख्या होगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला संख्या से, मतलब सॉरी, ये वाला संख्या में इससे भी भाग लगेगा, मतलब इसके लिए 3 से भी भाग लगेगा, एंड इस वाला संख्या में n² से भी भाग लगेगा। इसके बेसिस पे चेक करो, 15 में 3 से भी भाग लगता है, 15 में 5 से भी भाग लगता है, क्योंकि 15 को मैंने लिखा है समथिंग इंटू समथिंग। कोई भी नंबर लेकर के चेक करो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं क्या बोलूँगा कि m² जो है, यानी m² में 3 से भागा लगेगा, एंड m² में n² से भी भागा लगेगा, ठीक है। तो n² का जरूरत नहीं है मुझे बस जरूरत है 3 का। तो क्या मैं बोल दूं कि m² 3 से विभाजित है या विभाजित होगा? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर कोई संख्या का वर्ग, मैंने आपको बताया था ना अभी एग्जाम्पल, 3 जो है हमारा अभाज्य संख्या है और 9 हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर किसी प्राइम नंबर से, यानी किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग लगता है, लगता भी है, चेक कर लो, तो इसमें भी भाग लगेगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि 3 से जब m² में भाग लग रहा है तो 3 से m में भी भाग लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मैं क्या लिख देता हूं कि अतः m में भी 3 से भाग लगेगा, ठीक है जी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नाउ अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो जब m में 3 से भाग लग ही रहा है, तो भाग लगने के बाद मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मैंने लिख दिया था 15 = 3 × 5, तो 3 से 15 में भाग लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे पक्की बात है कि शेषफल तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसका जो है ये सब जो है गुणनखंड ही है। तो गुणनखंड तो उसी को कहते हैं ना कि आप उससे जो है भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो बेसिकली शेषफल तो 0 आएगा, बट भागफल भी तो कुछ आएगा ना। तो ध्यान से चेक करो, जो भागफल आएगा, मान करके चलो कि भागफल को हम बोल दे रहे हैं k, कितना बोल दे रहे हैं k। तो यहाँ से मैं एक नया चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से चेक करते रहो, हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसने कहा है कि अतः m में 3 से भाग लगेगा, तो m में जो है 3 से भाग लगेगा, तो m में 3 से भाग देने के बाद कुछ तो आएगा, तो m में मैं 3 से भाग दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि भाग देने के बाद k आ रहा है, कुछ भी मान सकते हो बेसिकली आप। तो इसको जो है हमने मान लिया कि k आया है, कितना आया k। और आप एक काम करना कि ये जो बना है समीकरण, इसको जो है फर्स्ट मान लेना, ठीक है। एक चीज़ बस आप करना, इसको क्या बना देना, फर्स्ट, गुना करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ओके जी। तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3
के हो जाएगा। तो m का वैल्यू जो 3 के है आप फर्स्ट में डाल दो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है, m स्क्वायर बराबर 3 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है जी। तो m के जगह पे 3 के का स्क्वायर बराबर 3 इंटू एन स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 9 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 3 इंटू एन स्क्वायर। तो इसको कट कर देते हैं, 3 3 9, यानी कि इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, तो एन स्क्वायर बराबर 3 इंटू के स्क्वायर। तो क्या मैं फिर से बोल दूं कि एन स्क्वायर बराबर समथिंग इंटू समथिंग है, चेक कर लो। तो मैं कह सकता हूं कि एन स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, ठीक है जी। तो एन स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, ठीक है। और फिर से वही बात स्टेटमेंट वाला कि अगर एन स्क्वायर में कोई अभाज्य संख्या से भाग लग रहा है तो डेफिनेटली एन में भी 3 से भाग लगेगा। तो यानी कि अतः एन भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आया। अब जो है, अब आप ध्यान से चेक करो, ये बात जो है आपने कहा और ये बात जो है अब आपने कहा। तो कुल मिलाकर के जो आपने ऊपर कहा था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो मुझे अब ये बताओ, ध्यान से चेक करो कि आप पता है 2 चीज़ बोल रहे हो कि m में 3 से भाग लगेगा, m में क्या है 3 से भाग लगेगा, ठीक है जी। और n में भी 3 से जो है भाग लगेगा। तो किसी संख्या में किसी दूसरा संख्या से भाग कब लगता है बताओ? तो भाग तभी लगता है जब वह संख्या उस संख्या में हो। नहीं समझ में आया, चेक करो। अगर मैं कह देता हूं कि 8 में 2 से भाग लगता है, तो इसका मतलब ये है कि 8 में 2 है, तभी तो भाग लग रहा है 2 से, ठीक है जी। नहीं विश्वास है तो इसमें जो है गुणनखंड करके चेक कर लो, इसमें तो 3 ठो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर के लिए याद रखो कि अगर किसी संख्या में कोई दूसरा नंबर से भाग लग रहा है तो बेसिकली उस संख्या में वो वाला प्रेजेंट है, तभी भाग लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि m में अगर 3 से भाग लगता है तो 3 कहीं ना कहीं इसमें तो है। उसी तरीके से n में भी अगर 3 से भाग लगता है तो n में भी 3 है। लेकिन आपने देखो क्या कहा कि m तथा n जो संख्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या कि इसमें जो है एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे आप नीचे में क्या करो कि m में भी 3 है और n में भी 3 है। तो आपने जो है क्या ही गलत कर दिया, कुछ तो गलत किया है ना। चेक करो, आपने जो ये देखो स्टेटमेंट जो लास्ट में लाया, ये आपने क्या ही कर दिया, गलत कर दिया। जो ऊपर में आप बोल रहे थे कि नहीं m और n हमारा सहअभाज्य है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। चेक करो हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ आ गए, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस में हमने जो कहीं पे तो कुछ गलत किया है, ठीक है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हमने कहा दिया m और n सहअभाज्य है, बट यहाँ पे तो सहअभाज्य हो ही नहीं रहा है, दोनों में 3 कॉमन हो जा रहा है, तो सहअभाज्य कैसे होगा। तो बेसिकली इस एंटायरली क्वेश्चंस में ही जो है हमने कहीं पे गलती जरूर करा है। तो गलती हमने कहाँ पे करा है कि ये जो हमने मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमको नहीं मानना चाहिए था। √3 बेसिकली एक्चुअल में तो अपरिमेय है ना, तो चलो इसको अपरिमेय ही रहने दो, परिमेय जो है इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक चीज़ कि चूंकि m तथा n में 3 कॉमन है, क्या है, कॉमन है, अर्थात m तथा n सहअभाज्य नहीं है। क्योंकि सोचो कि अगर 3 कॉमन है तो फिर सहअभाज्य कैसे रहा, कॉमन बेसिकली 1 होगा तब ने सहअभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखो m तथा n में 3 कॉमन है, अर्थात m तथा n क्या है, सहअभाज्य नहीं है। लेकिन उस पर ऊपर में तो हमने कह दिया था सहअभाज्य, यानी कि जो हमारे मानने के विरुद्ध है, क्या है, मतलब ये हमारा उल्टा कर रहा है, ठीक है, हमारे मानने के विरुद्ध है। इसीलिए √3 जो है परिमेय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। और इस तरीके से ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमारा क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके जी, तो ठीक है स्टूडेंट्स,
अब तक जो है मतलब इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो संख्या वाला जो है हम कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मान करके चलो 3 प्लस रूट 2, ठीक है, तो इन सब को हम कैसे प्रूव करेंगे कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले वीडियोज में करेंगे। एंड देन साथ हम करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग कुछ भी करने के बाद रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वे।